हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की हमारी इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। और ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं वूल को बनाने के। जब तक वो पूरा फैब्रिक वगैरह नहीं बन जाता, उसका जो वुलन यार्न है वो सब नहीं बन जाता, वहाँ तक के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। रेयरिंग, ब्रीडिंग ऑफ Rearing and breeding of sheep. If you travel to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking the heads of sheep for graze. अगर हम हिल्स की तरफ ट्रैवल करें, जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल या उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और जो प्लेन्स हैं हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के और गुजरात में, हम देखेंगे जो शेपर्ड्स हैं वो अपने हर्ड्स को ले जा रहे हैं ग्रेजिंग के लिए। जो शीप्स होती हैं वो हर्बीवोरस होती हैं और वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम grazing sheep, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, material left after taking out from seeds। यानी कि जो जो शीप्स वगैरह होती हैं, इन्हें जो घास वगैरह उनके अलावा ये कुछ पल्सेस भी खिलाते हैं। जो जो के रेयरर्स होते हैं, जो इन्हें पालते हैं, वो उन्हें पल्सेस भी खिलाते हैं, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, और कुछ ऐसे सीड्स भी खिलाते हैं जिनमें से जो तेल निकालते हैं। उसके बाद जो बच जाता है वो भी इन्हें खिला देते हैं। एंड मिनरल्स, और कुछ टाइप मिनरल्स भी खिलाते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इनडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। जब ठंड का मौसम आता है तो उन्हें अंदर ही रखा जाता है, उन्हें लीव्स दी जाती हैं, काट के सब करके दे दिया जाता है अंदर ही। शीप आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। जो शीप है उसे जो इंडिया है उसमें बहुत सारी जगह पे, और वो सबसे ज़्यादा पाले जाने वाली सबसे ज़्यादा एनिमल है वूल के लिए। Table 3.1 gives the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. टेबल 3.1 में हमें दिखाया गया है कि अलग अलग टाइप्स की ब्रीड्स वो किस टाइप का वूल देती हैं और वो कौन सी कंट्री में पाई जाती है। हमने पहले भी रीड किया था, इसलिए अब हम नहीं रीड करेंगे। The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वान्टिटीज़। जो बहुत सारी टाइप्स की जो ब्रीड्स होती हैं शीप की, उनकी जो बॉडी होती है उसमें बहुत ही थिक कोट होते हैं हेयर के, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वूल देती हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में भी देती हैं। As mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed. ये selectively bred होती हैं, यानी कि जिनके पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool. एक बार जो शीप होती है, अगर उसके जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा थिक ग्रोथ ऑफ हेयर आ जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें शेव करके निकाल लिया जाता है उसकी बॉडी से। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। The wool is used for knitting sweaters or for wearing shawls is the finished product of a long process. जब हम स्वेटर्स को पहनते हैं, जो शॉल्स होते हैं उन्हें पहनते हैं, तो जब हम स्वेटर पहन रहे हैं तो वो सीधा वूल निकाला हुआ तो नहीं होता है, उसे स्वेटर में बनाया जाता है बहुत सारे लॉन्ग प्रोसेसेस के थ्रू, जो स्टेप्स में यहाँ पर हमें बताए गए हैं। द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम हिज बॉडी। जैसा कि हमने अभी देखा कि जब हम उसकी बॉडी से उसके बालों को निकालते हैं वूल बनाने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं शेयरिंग। द प्रोसेस बाय विच द रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग कहते हैं हम उसे। machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. यूजुअली हेयर, जिस तरीके से जब हम बार्बर के पास जाते हैं तो वो बाल वगैरह काटते हैं, उसी तरीके से एक मशीन से जो उनके बाल हैं उन्हें शेव कर निकाला जाता है। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द जो यूजुअली हेयर जो होते हैं उन्हें Usually hair are removed during the heavy weather. This enables sheep to survive without their protective coat of hair. इनके उनके जो बाल होते हैं उन्हें ऐसे वेदर में
यानी कि ज़्यादा ठंड के मौसम में भी उन्हें नहीं वो निकाला जाता है, ताकि जो शीप है उसे ज़्यादा ठंड वंड ना भी लगे, तो थोड़ा गर्मी के मौसम में ही उसके बालों को निकाला जाता है ताकि उसे ठंड ना लगे और वो अपने बिना बालों के भी सर्वाइव कर सके। दिस एनेबल शीप टू सर्वाइवल विदाउट द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, जिसके हेयर होते हैं वो वुलन फाइबर्स हमें देते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन वुलन यार्न। उन्हें अलग अलग प्रोसेस के थ्रू प्रोसीड किया जाता है वुलन यार्न को लेने। Shearing does not use the sheep just as it does not hurt, यानी कि वो उसे हर्ट नहीं करता है। जब हम उसके बाल को निकालते तो उसे हर्ट नहीं होता। यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शीप्स। Do you know why? The uppermost layer of the skin is dead. Also the hair sheep grow again just as your hair grows. यानी कि जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है यानी कि बालों की नीचे वो डेड होती है, यानी कि उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जो असली जो हमारी स्किन होती है वो अंदर ही होती है, अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत कट लग जाए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो जो ऊपर वाली उसमें थोड़ा बहुत ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि हमारे जो हेयर होते हैं वो ग्रो करते हैं, उसी तरीके से जो ये शीप होती है इसके भी हेयर्स ग्रो करते रहते हैं टाइम के साथ। स्टेप टू का प्रोसेस देखिए। द sheared स्किन विथ हेयर इज थ्रूली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। जब उन्होंने बालों को निकाला उसके बाद उसमें बहुत सारी डर्ट होती है, बहुत सारे जो डस्ट होता है, ग्रीस होता है, इन सबको भी तो निकालना ज़रूरी है, नहीं तो जो वुलन होगी वो बहुत गंदी सी दिखेगी। तो जब हम उसकी बॉडी के जो बाल हैं उन्हें वॉश कर रहे हैं टैंक्स में, उनमें से डस्ट, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्काउरिंग। नाउ डे स्काउरिंग इज़ डन बाय मशीन्स। आजकल जो स्काउरिंग का प्रोसेस यानी कि उन्हें धोने का वगैरह का प्रोसेस होता है वो मशीन्स के थ्रू किया जाता है, जैसे कि हमें फिगर 3.8 बी और सी में दिखाया गया है। ये स्काउरिंग टैंक्स इस तरीके से कर रहे हैं ना, ये डंडी से वो कर रहे हैं उससे ताकि वो अच्छे से साफ हो जाए, और ये वाला भी स्काउरिंग थ्रू मशीन्स होता है। उसके बाद थर्ड होता है सॉर्टिंग का प्रोसेस। सॉर्टिंग आफ्टर स्काउरिंग, the hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted. अब जब दो प्रोसेसेस कर लिए उन्होंने, कौन से एक तो स्काउरिंग कर लिया और जो sheared स्किन होती है, दो प्रोसेसेस करने के बाद वो उसे सॉर्टिंग के लिए भेजते हैं फैक्ट्रीज में। सॉर्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें वो अलग अलग टाइप्स के हेयर को अलग अलग करते हैं। द hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted। यहाँ पर अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर्स होते हैं उन्हें अलग अलग किया जाता है। जब हमारा जो फोर्थ प्रोसेस होता है वो the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair। यानी कि जो फ्लफ़ी से फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम वो रुए भी उठ जाते हैं जिन्हें कहते हैं, उन्हें अलग किया जाता है हेयर से। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन आवर स्वेटर। जैसा कि मैंने आपको बताया रुए जब उठ जाते हैं हमारे स्वेटर्स में भी उठ जाते हैं। द फाइबर्स आर स्काउड अगेन एंड ड्राइड। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। उसके बाद उन्हें दोबारा से स्काउट किया वगैरह जाता है। उसके बाद जो हमारी वूल है वो रेडी है फाइबर बनाने, मैंने कि उसे चेंज करने के लिए दूसरे पर। फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज अ नेचुरल पीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। अब हम उसे करेंगे डाई करना मतलब उसके बालों को कलर करेंगे। कलर वो सिंपल वाला नहीं, उसे ऐसा कलर वो करते हैं कि जो जल्दी से निकलता नहीं है धोने वोने से। नहीं तो हमारे जो पेंटिंग कलर्स वगैरह होते हैं वो सब तो निकल जाते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ कलर करते होंगे मशीन या फैक्ट्रीज में जो निकलता नहीं है ज़्यादा आसानी से, क्योंकि जो शीप और गोट का जो बाल होते हैं वो तो मेनली जो होते हैं ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर के ही होते हैं, तो इसीलिए उन्हें डाई किया जाता है। द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कोम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। उसके बाद जो ऊन होता है उसे कोम किया जाता है, उसे सुलझाया वगैरह जाता है, उसे ढंग से साफ़ सुथरा किया जाता है। उसके बाद उन्हें रोल किया जाता है यार्न में, जैसे कि हमें फिगर 3.8 के डी में दिखाया गया। यहाँ पे देखिए रोल कर रहे हैं, तभी तो हमें लच्छियाँ मिलती हैं बाजार में। उसकी नहीं तो जैसा वो बना रहे हैं अगर वैसे में मिलेंगे तो वो तो बहुत ही अजीब सा हो जाएगा ना। The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth। और उसके बाद उनके कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, और या तो वो उनको बेच देते हैं उनकी लड़कियाँ वगैरह बनाकर, या उनकी स्वेटर्स वगैरह बनाकर फिर उन्हें बेचते हैं। यहाँ पर जो वुलन को जो था अभी हमने जितना भी प्रोसेस पढ़ा उसमें यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले होती है शेयरिंग, यानी कि इसके बालों को काटा जाता है। उसके बाद स्काउरिंग होती है।
स्काउरिंग मतलब उसे धोया जाता है। सॉर्टिंग मतलब उस अलग अलग टेक्सचर के जो बाल होते हैं उन्हें अलग किया जाता है। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स यानी कि जो रुए टाइप के उठ जाते हैं उन्हें अलग किया जाता है। उसके बाद डाइंग किया जाता है यानी कि जो बाल हैं उन्हें कलर किया जाता है। रोलिंग मतलब उन्हें रोल किया जाता है ताकि वो थोड़े उलझे हुए से ना दिखें। अब यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। जो इंडिया है वहाँ पर जो वूल इंडस्ट्री वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, यानी कि सबके घर चलने का जो हम कहते हैं वो है इंडिया में। बट सॉर्टर जॉब्स इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। लेकिन कभी कभी जो जॉब है इसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं कि कभी कभी वो एक बैक्टीरियम के थ्रू इन्फेक्टेड हो जाते हैं जिसे एथ्रेक्स कहते हैं, विच कॉजेज अ फेटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज। इससे ब्लड में हमारी डिजीज हो जाती है। यहाँ पर जो फेटल वर्ड है, फेटल मतलब होता है जानलेवा बीमारी हो जाती है ब्लड की, Sorter's disease. Such risk faced by workers in any industry are called occupational hazards. ऐसे risks जिन्हें जो वर्कर्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ में हो जाती हैं ऐसी बीमारियां, उन्हें हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स। जो इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स के साथ होती हैं ऐसी बीमारियां, इन्हें हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स। Buju is wondering why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut. अब जो बूजू है वो बहुत ज़्यादा हैरान है कि उसके बाल जो होते हैं वो हर्ट क्यों करते हैं। जब हम एक दूसरे के बाल खींचते हैं तब दर्द होता है, लेकिन जब हम हेयर कट के लिए जाते तब तो ऐसा नहीं होता। बूजू इज़ वंडरिंग व्हाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज अ वुलन स्वेटर डस्ट। यानी कि जो बूजू है वो सोच रहा है कि कॉटन का गारमेंट हमें गर्म क्यों नहीं रखता है विंटर में, जैसे कि हमें वुलन का स्वेटर रखता है। अब यहाँ पर एक्टिविटी है, ये हम नहीं देख रहे हैं, हम सीधे सिल्क पे जाएंगे। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क फाइबर्स हैं वो एनिमल फाइबर्स हैं। जो सिल्क वॉर्म है स्पिन करता है सिल्क फाइबर्स, इनकी वो देता है हमें। जो द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जब हम सिल्क वॉर्म को रेयर करेंगे, रेयर करना यानी कि रेयरिंग मतलब होता है हम पाल रहे हैं सिल्क वॉर्म को सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, तो हम उसे कहते हैं सेरीकल्चर करना। यानी कि जो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू गेट सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंडमदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। अब यहाँ पर बोल रहे हैं हमारी मदर और ग्रैंडमदर के पास कौन सी काइंड की सिल्क की साड़ीज़ हैं, उन्हें हमें लिस्ट करना है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क माउथ। अब यहाँ पर हमें लाइफ हिस्ट्री बताई गई है सिल्क माउथ की, इनकी क्या कौन से उसमें हाथन की क्या चेंजेस आते हैं जब वो ले एग करती है, उन सबके बारे में यहाँ पर बताया गया। द फीमेल सिल्क माउथ लेस एग्स। जो यानी कि फीमेल यानी कि जो फीमेल जो सिल्क माउथ होती है वो एग्स ले करती है। उनमें से जब वो हैच होते हैं तो लार्वा निकलता है जिन्हें कैटरपिलर्स या हम सिल्क वॉर्म्स भी कह सकते हैं। जब एग्स हैच करते हैं तो उसमें से लार्वा निकलता है जिसे हम कैटरपिलर्स या सिल्कवॉर्म कहते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। जब वो धीरे धीरे ग्रो करता है, उसका साइज बढ़ता है, तो वो रेडी होता है नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, और नेक्स्ट स्टेज को कहते हैं प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। वो सबसे पहले इस स्टेज में एक नेट वीव करता है, यानी कि उसे बुनता वगैरह है अपने लिए। Then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8. During these movements, यानी कि वो उसमें अपना सर डालता है, then it swings its साइड से डालता रहता है फिगर ऑफ 8 बनाने के लिए। During these movements of the head, the caterpillar secretes fibers made of, यानी कि वो क्या करता है कि वो कि वो इस प्रोसेस में फाइबर भी बनाता रहता है, यानी सिल्क भी बनाता रहता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन वो प्रोटीन बनाता है प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर।
उसके बाद वो एयर के थ्रू एक्सपोजर होता है कुछ प्रोसेस वगैरह, उसके थ्रू वो सिल्क फाइबर में चेंज करता है. सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न इनटू प्यूपा. और वो धीरे धीरे जो कैटरपिलर है वो अपने आप को कवर कर लेता है सिल्क फाइबर्स में और वो प्यूपा में चेंज आता है. दिस कवरिंग इज़ नोन एज कोकून. जो वो कवरिंग करता है सिल्क फाइबर की अपनी बॉडी में, उसे हम कहते हैं कोकून. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून. जो डेवलपमेंट होता है प्यूपा का मॉथ में वो कंटिन्यू करता है कोकून के अंदर, यानी कि जो सिल्क फाइबर का उसने अपने आसपास जो वो लगा लिया है, कोटिंग कर ली है उसकी, उसी के अंदर वो होता है. सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ. जो सिल्क होता है वो सिल्क की क्लॉथ बनाने में मदद करता है. कैन यू इमेजिन दैट अ सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंबेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील. जो सिल्क होता है जब वो लिया जाता है सिल्क फॉर्म से तो वो इतना हार्ड होता है जैसे कि स्टील की वायर होती है. द सिल्क यार्न थ्रेड इज obtained फ्रॉम द cocoon ऑफ द सिल्क मॉथ. जो सिल्क यार्न होता है वो हमें सिल्क मॉथ से मिलता है. देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे yield is different in texture, coarse, smooth, shiny etc. यानी कि जो सिल्क मॉथ्स होते हैं वो अलग अलग वैरायटी के होते हैं. वो जो सिल्क देते हैं वो भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं. कोई स्मूथ होता है, कोई हार्ड होता है, कोई शाइनी होता है, कोई नहीं होता है. दस टासर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा, ये कुछ वेराइटीज़ हैं सिल्क की. आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स. और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ से हमें मिलते हैं. द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ द मलबरी सिल्क मॉथ. जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है मलबरी सिल्क मॉथ. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट. इससे जो सिल्क फाइबर मिलता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक, यानी कि हम उसे खींच भी सकते हैं. एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर. और हम उसे कलर भी कर सकते हैं अलग अलग ब्यूटीफुल कलर्स में. सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. जो सेरीकल्चर यानी कि जो सिल्क वॉर्म्स की रेयरिंग है वो एक बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है इंडिया में. इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल. जो इंडिया होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है सिल्क. अब यहाँ पर एक्टिविटी हम नहीं पढ़ रहे हैं. इन इंडिया In India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production. These are rearing of silkworms, the reeling of silk from cocoons, and processing of raw silk into fabrics. By the enterprise, they contribute to the nation's economy. China leads the world in silk production. India also ranks among the leading silk production countries. वुमेंस है वो इन सब प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा हिस्सेदार हैं, यानी कि वो भी इन सब कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और वो भी इन सब इंडस्ट्रीज़ में काम वगैरह भी करती हैं. जैसे सिल्क प्रोडक्शन है और रॉ सिल्क को फैब्रिक्स में कन्वर्ट कर, इन सब में उन्हीं के एंटरप्राइज है, उन्हीं के सहयोग से जो हमारा नेशन है वो आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी में. जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन करता है पूरे वर्ल्ड में. इंडिया भी कुछ ऐसी लीडिंग कंट्रीज़ में रैंक करता है. यहाँ पर हमें रैंक नहीं दी गई है लेकिन इंडिया भी उन कंट्रीज़ में से एक है. अब यहाँ पर कोकून टू सिल्क यानी दिखाया गया. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रेयर्ड एंड द कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड. सिल्क लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि मॉथ्स को रेयर करना पड़ता है, कोकून्स को कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि कोकून से ही तो हमें थ्रेड मिलता है, सिल्क थ्रेड मिलता है. अब यहाँ पर प्रोसेस दिखाया गया है, जैसे अभी हमने वूल का पढ़ा था वैसे ही अब हम पढ़ेंगे सिल्क. अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम. जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एक ही बार में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करती है. फिगर 3.10 का यहाँ पर हमें दिखाया गया है. 3.10 ही है ना. हाँ, ये यहाँ पर कितने सारे एक साथ में ही उन्होंने अंडे ले किए at a time. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. उन्हें एक अच्छे से पेपर में या किसी स्ट्रिप में या किसी क्लॉथ में रखा जाता है और उसके बाद उन्हें सिल्कवर्म फार्मर्स को, यानी कि जो इन सब की रेयरिंग करेंगे या उन्हें अच्छे से थोड़ा उन्हें खान पान वगैरह में, ताकि उन्हें भी तो कुछ चाहिए ताकि वो ग्रो करे धीरे, तो उन सब के लिए वो फार्मर्स को इन सबको सोल्ड कर देते हैं. द फार्मर्स कीप एग्स अंडर. वो एग्स को हाइजीनिक कंडीशंस के अंदर रखते हैं और सूटेबल कंडीशंस के अंदर रखते हैं. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सबका ख्याल रखते हैं, उन्हें खाना वगैरह भी. द एग्स आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा
उन्हें गर्म कंडीशन में, मतलब ज़्यादा भी गर्म नहीं रखा जाता है, उन्हें थोड़ा ही मतलब इतना भी ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं, मतलब सूटेबल टेम्परेचर में रखा जाता है कि जो लार्वा है वो हैच हो एग से। दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बेयर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये तब होता है जब जो मलबरी ट्रीज होते हैं, ये रहा मलबरी ट्री का ये पिक्चर है एक, ये रहा मलबरी ट्री। जब क्या होता है कि जो मलबरी ट्री है वो अपनी फ्रेश क्रॉप ग्रो करता है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज enormously in size। जो लार्वा या जो कैटरपिलर्स और जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, वो दिन रात खाते हैं और उनका जो साइज होता है वो इंक्रीज होता रहता है। फिगर 3.10 का सी, 3.10 सी ये वाला, ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं वो मलबरी लीव्स में। इन्हें मलबरी लीव्स में ही रखा जाता है क्योंकि वही उनका थोड़ा रहने का होता होगा। यहाँ पर ये, यहाँ हम इसे डिस्कवरी ऑफ सिल्क से बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ करेंगे। लार्वा आर केप्ट इनटू क्लीन बैम्बू। जो लार्वास होते हैं इनकी जो कैटरपिलर, इन्हें बैम्बूज में रखा जाता है, बैम्बू ट्रेज में, अलोंग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। और इसमें जो मलबरी लीव्स होती हैं उन्हें भी बिछा, जैसे हम गद्दे रजाइयाँ वगैरह रखते हैं, वैसे ही वहाँ पर मलबरी लीव्स को 25 to 30 डेज के लिए रखा जाता है। कैटरपिलर्स को स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स। और 25 से 30 दिन के बाद कैटरपिलर्स को खाना देना बंद कर देते हैं वो, और उन्हें एक टाइनी से चैम्बर में रख देते हैं बैम्बू के, जहाँ पर वो कुकून्स बनाते हैं, यानी कि वो अपने आप को सिल्क में वो करते हैं ना, को अपनी कोटिंग करते हैं बाहर से। जैसा कि 3.10 का डी देख लेते हैं हम। 3.10 का डी ये रहा, वो जो सिल्क वॉर्म्स थे वो इस तरीके से कर रहे हैं ना, सिल्क को वो अपने ऊपर लगा रहे हैं, उसकी कोटिंग कर रहे हैं। Small rags or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached। Small rags या twigs बनाए जाते हैं, प्रोवाइडेड किए जाते हैं ट्रेज में, जिससे जो cocoons होते हैं वो अटैच हो सकते हैं। और जो कैटरपिलर हैं, सिल्क वॉर्म हैं, वो स्पिन करते, द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द cocoon inside which develops the silk mouth। और उसके बाद वो सिल्क माउथ में प्रोसेसिंग सिल्क। अ पाइल ऑफ cocoons is used for obtaining silk। बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे कोकून्स को यूज़ किया जाता है सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए। जो कोकून्स होते हैं उन्हें सन में रखा जाता है या बॉईल किया जाता है स्टीम में। जो सिल्क फाइबर्स होते हैं, द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, जो सिल्क के फाइबर होते हैं वो अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कोकून फॉर यूज़ एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। जब हम कोकून से सिल्क को निकाल रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो हम उसे कहते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। रीलिंग जो होती है वो स्पेशल मशीन्स में की जाती है, विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। वो अच्छे से अलग कर देती है कोकून से सिल्क को। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। और उन्हें फिर थ्रेड्स में स्पन किया जाता है, उन्हें लपेटा वगैरह जाता है, और उन्हें उसके बाद सिल्क क्लॉथ बनाने में वीव किया जाता है वीवर्स के थ्रू। अब यहाँ पर कुछ पहेली बोल रही है। पहेली wants to know if the cotton thread and silk thread are spun and woven in the same manner। वो बोल रही है कि जो कॉटन थ्रेड है और जो सिल्क थ्रेड है उन्हें एक ही तरीके से स्पन किया जाता है और एक ही तरीके से बुना वगैरह जाता है। यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ सिल्क भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। The exact time of discovery of silk is perhaps known। जो exact time है वो तो पता नहीं है किसी को भी कि कब वो डिस्कवर। According to an old Chinese legend, the Empress Si Lungqi was asked by the Emperor Hongji to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in the garden। ओल्ड एक चाइनीज लेजेंड थे एम्प्रेस सी लुंगची, जो जिन्होंने एम्पर से पूछा था हुइंगती से कि जो डैमेज लीफ है मलबरी लीव्स की, वो उनके गार्डन में ग्रो कर रही हैं। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स। वहाँ पर उन्होंने देखा कि वाइट वॉर्म्स, इनकी कीड़े जैसे, वहाँ पर मलबरी लीव्स को खा रहे हैं। शी ऑल्सो नोटिस्ड that they were spinning shiny cocoons around them। उन्होंने देखा कुछ चमकती हुई चीज़ अपने आसपास कुछ स्पिन कर रही है, यानी कि घुमा रही है उसे,
Accidentally, a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate thread separated from the cocoon. और गलती से उनका जो कप ऑफ टी था उसमें एक कोकून चला गया और उसमें से धीरे धीरे एक धागा निकलने लगा. Silk industry began in China and was kept a closely guarded secret for hundreds of years. जो सिल्क इंडस्ट्री थी वो चाइना में शुरू हुई थी और ये सिल्क का जो राज था उसे बहुत सालों तक राज ही रखा गया, किसी को नहीं बताया गया. लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज. उसके बाद जो ट्रेडर्स थे और जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने और कंट्रीज में भी सिल्क के बारे में बताया. द रूट दे ट्रैवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट. जहाँ पर उन्होंने इस बारे में वो सब बताया था उसे सिल्क रूट कहा जाता है. सो आई होप गाइस कि हमने जितना भी इस वीडियो में पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. एंड आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन.